हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक, साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छी तरह से हम जानेंगे। देखिए, हमारा जितने वीडियो देखे होंगे उसमें कोशिका से रिलेटेड वीडियो होगा और आज भी हम कोशिका से रिलेटेड ही वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को बारे में जानेंगे। देखिए, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं बहुत सारे कोशिका अंग। जैसे हम बताए थे, लाइसोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भाग पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं, उन्हीं का एक भाग है माइटोकॉन्ड्रिया को। उन्हीं को हम अच्छी तरह से आज हम जानेंगे और इन माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में से जितना भी क्वेश्चन पूछा रहेगा आपसे जरूर बनेगा। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जानिए कि कोशिक कोशिका में यानी कोशिका द्रव में यह पाया जाता है। यह सबसे बड़ा कोशिका अंगक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे बड़ा कोशिका अंगक होते हैं। सबसे बड़ा कोशिका अंगक जंतुओं में कोशिका सबसे बड़ा कोशिका अंगक होते हैं, पेड़ पौधे में नहीं। पूछा जाएगा कि जंतु में सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, प्लास्टिड होगा, यानी लवक होगी। पेड़ पौधे में पूछे कि सबसे बड़ा कोशिका अंगक कौन है, तो प्लास्टिड होगा। अगर पूछ दिया जाए कि जंतुओं में सबसे बड़ा कोशिका अंगक, तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ जंतु का नाम लेता माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जंतु का नाम नहीं लिया है तो प्लास्टिड होगा, यानी लवक होते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि कोशिका द्रव में पाए जाते हैं जो सबसे बड़ा कोशिका अंगक होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो वह परिवर्तनशील दिखाई दिया। मतलब वह एक जगह स्थिर नहीं रहता। मतलब इसका जो परिवर्तनशील कहने का मतलब हुआ ना, इसका आकृति जो है ना परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। मतलब कभी इस प्रकार से आकृति है तो कभी इस प्रकार से आकृति है। मतलब कभी कुछ तो कभी कुछ इसका आकृति हो जाते हैं। इसका आकृति एक रूप से नहीं देखा गया। जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तब तो आप कहिएगा कि जब एक रूप से इसका आकृति नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है, तो इसका आकृति को कैसे पता लगाया गया कि इस प्रकार से आकृति होते हैं। तो देखिए, जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इसका आकृति जो परिवर्तनशील होता है, तो कुछ क्षण बाद, जैसे कि अभी आकृति इस प्रकार है, अब कुछ क्षण बाद इस प्रकार आकृति हुआ, अब कुछ क्षण बाद इस प्रकार आकृति हुआ, तो कुछ क्षण रुका तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कुछ इस प्रकार से आकृति प्राप्त हुआ। इन्हीं को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इन्हीं को मतलब विस्तृत रूप से जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ना क्या है, इनके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इनके अंदर वाला जो झिल्ली देख रहे होंगे, इनमें अंगुली के समान उभरा हुआ संरचना दिखाई दे रहा होगा, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली में जो अंगुली समान संरचना होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी में यानी दोहरी झिल्ली के अंदर क्रिस्टी में बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स किसको कहा गया है, मैट्रिक्स किसको बोला गया, बीच वाला भाग को। बीच वाला भाग होता है जिन्हों मैट्रिक्स कहते हैं, यानी दोहरी झिल्ली अंगुली समान संरचना जो उभरा हुआ था उनके अंदर यानी बीच वाला भाग को मैट्रिक्स कहा जाता है। यही मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में ही डीएनए, आरएनए, कैल्शियम और 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में बोला जा रहा है कि डीएनए, आरएनए, कैल्शियम और 70 एस और कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पे जानिए कि 70 राइबोसोम क्या है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70 राइबोसोम, एक 80 राइबोसोम। राइबोसोम पढ़ाए हैं तो आप जरूर जानते होंगे। 70 राइबोसोम और एक होता है 80 राइबोसोम। तो इसमें जो है
70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है पेड़ पौधे में कम और जंतुओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पेड़ पौधे में कम और जंतुओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यह कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा कोशिका अंगक होते हैं और इनके बीच वाला भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, और दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होता है, इनके अंगुली समान संरचना होता है, उनको हम क्रिस्टी कहते हैं, और इनके बीच वाला भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डीएनए, आरएनए, कैल्शियम, 70 एस राइबोसोम और कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। और यह पेड़ पौधे में कम और जंतुओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका खोज रिचर्ड इसका खोज किया था रिचर्ड अल्टमान ने किया था। इसका खोज रिचर्ड अल्टमान ने किया था। जब इसका खोज रिचर्ड अल्टमान ने किया था ना, तो इसका नाम रखा था बायोब्लास्ट। इसका नाम क्या रखा? बायोब्लास्ट। जब यह खोज किए थे रिचर्ड अल्टमान ने, तो इसका नाम बायोब्लास्ट रखा, लेकिन वेंडा नामक व्यक्ति ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। मतलब खोज किए थे रिचर्ड अल्टमान ने, तब इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। उस समय माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, उस समय माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट था। और जब वेंडा नामक व्यक्ति ने इसको नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया? तो वेंडा नामक व्यक्ति ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पढ़ लिए इसकी खोज के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के जो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इनके कार्य पर चलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य है। तो देखिए, सबसे पहले कार्य याद रखिएगा कि कोशिका श्वसन की प्रक्रिया ही संपन्न होता तथा श्वसन के दौरान एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता। समझिए, कोशिका श्वसन की प्रक्रिया यही संपन्न होता है। कोशिका जो श्वसन करता है ना, हमारे शरीर में जो कोशिका है वह सांस लेता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है और यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। एटीपी का मतलब यहाँ समझिए एक ऊर्जा। एटीपी है ना जो ऊर्जा, जैसे हम बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, टहल रहे हैं, ऊर्जा के कारण ही। तो यह ऊर्जा जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होता है, इसके कारण हमें जितना भी शारीरिक काम, जितना भी मतलब शरीर से काम कर रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं, टहल रहे हैं, बुल रहे हैं, जितना भी हम बोले वह ऊर्जा से ही होता है। तो वह ऊर्जा जो है या एटीपी के कारण होता है। मतलब एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही, तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमें याद रखना है कि जो कोशिका श्वसन की प्रक्रिया यही संपन्न होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका श्वसन की प्रक्रिया, श्वास लेता है तो एटीपी का निर्माण होता है, यानी कोशिका श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और दूसरा कारक याद रखिएगा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है तो इनको ऊर्जा गृह बोला जाता है। ऊर्जा गृह बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊर्जा गृह बोला जाता है। अब कहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों बोलाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी निर्माण होने के कारण ही इनको ऊर्जा गृह बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है इनको ही, माइटोकॉन्ड्रिया को ही। बता दें कि एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कोशिका में हमारे एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी क्या है? ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलने, दौड़ने, बुलने ये सब में मदद करता है। जो ऊर्जा अनुभव करते हैं एटीपी, जो आप ऊर्जा जो अनुभव करते हैं शरीर में, वह एटीपी के रूप में बनता है। ऊर्जा वही जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। तो पहला आप याद रखिएगा कि कोशिका श्वसन की प्रक्रिया, मतलब कोशिका सांस लेता है, कोशिका श्वसन करता है, प्रक्रिया यह संपन्न होता है कहाँ? कोशिका श्वसन की प्रक्रिया यही संपन्न यानी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है तथा श्वसन के दौरान एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होता है। इसी कारण इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। ऊर्जा गृह कहा था। ऊर्जा गृह क्यों कहा था? क्योंकि कोशिका में यानी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। दूसरा कार्य आप याद कर सकते हैं। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटा सा टॉपिक था।
और माइटोकॉन्ड्रिया से पूछेगा सवाल। तो यहीं तक। तो चलिए अब अगले टॉपिक में मिलेंगे।